Hello everyone. Once again, I welcome you all. I'm CA Rajiv Kumar Goyal. We have started a series on CGST Act, and today we shall cover Section 22, that is the persons liable for getting themselves registered under GST Act. So the persons who are liable to get themselves registered is covered under Section 22 of the CGST Act. Now let us start reading Section 22 of CGST Act. Persons liable for registration. Persons liable for registration. Section 22, subsection 1. Every supplier shall be liable to be registered under this act in the state or UT other than special category states from where he makes a taxable supply of goods or services or both, if his aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakh rupees. Every supplier shall be liable to be registered under this act in the state or UT other than special category state from where he makes a taxable supply of goods or services or both, if his aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakh rupees. दोस्तों, फ्रेंड्स, इसे समझने की जरूरत है. आइए थोड़ा कोशिश करते हैं कि मैं और आप मिलकर इसे थोड़ा समझ सकें. सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 का ये कहना है कि पहली बात तो आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को तो अभी छोड़ ही दीजिए, उनको तो भूल ही जाइए. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या हैं ये हमें आगे जाकर पता लग जाएगा. तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को छोड़ देंगे, हम बात करेंगे नॉर्मल स्टेट्स की. तो अगर आप नॉर्मल स्टेट्स की बात करें, जैसे पंजाब एक नॉर्मल स्टेट है, तो आपको हर नॉर्मल स्टेट या हर नॉर्मल यूनियन टेरिटरी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अगर आप वहां से टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज देते हैं और अगर आपकी अग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख रुपीस. थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं. आपका पंजाब में बिजनेस है और आपका हरियाणा में भी बिजनेस है. आप पंजाब से टैक्सेबल सप्लाईज देते हैं 2 लाख रुपए की और हरियाणा से टैक्सेबल सप्लाईज देते हैं आप से 19 लाख रुपए. तो पंजाब और हरियाणा दोनों टैक्सेबल सप्लाईज मिलाकर आपकी टोटल टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 20 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, 21 लाख रुपया हो जाती है. और आप दोनों स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए आपको पंजाब और हरियाणा दोनों जगहों पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा. अब इस बात को एक और तरीके से समझते हैं कि आप पंजाब से सप्लाई देते हैं 5 लाख रुपए की और वो एग्जम्प्ट सप्लाई है. आप जो पंजाब से सप्लाई देते हैं वो 5 लाख की है, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जम्प्ट है. और आप हरियाणा से जो सप्लाई देते हैं वो 19 लाख रुपए की है और से वो टैक्सेबल है. तो अब अगर आप दोनों टर्नओवर्स को जोड़ दें तो आपकी टर्नओवर तो हो गई 24 लाख. तो एक कंडीशन तो हो गई पूरी. लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि क्या आपको पंजाब और हरियाणा दोनों में रजिस्टर करवाने की जरूरत है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो आपने पंजाब में सप्लाईज दी हैं वो टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है, वो एग्जम्प्ट सप्लाईज. तो अब अगर आप इस फर्स्ट सब सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप इस बात को थोड़ा और इंसाइट देकर, थोड़ा और जानकारी से समझ पाएंगे कि वन, योर एग्रीगेट टर्नओवर शुड बी मोर देन 20 lakhs, and second,
you should be providing taxable supply from the state or UT. Then you are required to get yourself registered in that state or in that UT. आगे बढ़ते हैं, एक प्रोविजियो पढ़ते हैं. Provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category states, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh rupees. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बस एक ही फर्क है कि अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट से कोई टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल सप्लाई के साथ जो एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है वो 20 लाख देखने की जरूरत नहीं है, वो 10 लाख देखने की जरूरत है. तो आप ये समझिए कि नॉर्मल स्टेट में अमाउंट की कंडीशन है 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अमाउंट की कंडीशन है 10 लाख. और अगर आप इसके अंदर रहते रहते किसी भी स्टेट में से टैक्सेबल सप्लाई देते हैं, द वर्ड यूज्ड इज टैक्सेबल सप्लाई, तो आपको उस स्टेट या उस यूटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात और डिस्कस कर लेनी चाहिए यहीं पर. वो बात है कि इसमें जो अमेंडमेंट आई है, तो आइए वो देख लेते हैं अमेंडमेंट क्या आई है. नोट, with effect from 1st April 2019, the basic limit beyond which obtaining registration becomes mandatory is increased from 20 lakhs to 40 lakhs. For certain categories of person, wide notification number 10/2019, Central Tax, dated 7th March 2019. तो 1 अप्रैल 2019 से ये जो 20 लाख की लिमिट है इसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है. इस 20 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 40 लाख रुपया कर दिया गया है. As per the said notification, any person who is engaged in exclusive supply of goods, लेकिन यहाँ पे एक खास ध्यान देने लायक बात ये है कि ये सिर्फ उन्हीं पे लगेगा जिनकी जो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है, जिनकी एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है. इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई गई है 20 लाख से 40 लाख की गई है, ये उस केस में लागू नहीं होगी अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हैं या अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हैं. ये सिर्फ तब लागू होगी अगर आप एक्सक्लूसिवली क्या सप्लाई करते हैं, गुड्स. और जैसे यहाँ पे इस लिमिट को बढ़ाकर 40 लाख रुपया कर दिया गया है, वैसे ही स्पेशल स्टेट्स के केस में इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया. सो फ्रॉम 1st April 2019 ये लिमिट्स 20 और 10 से बढ़ाकर 40 और 20 कर दी गई हैं, बट माइंड इट कि ओनली इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स. मैं यहाँ से एक नोट रीड करना चाहता हूँ और चाहूंगा कि आप सभी भी उस नोट पे खास ध्यान दें. मैं यहाँ से एक नोट रीड कर रहा हूँ. The new exemption from registration with effect from 1st April 2019 up till rupees 40 lakh is applicable only for those taxable persons who are engaged in exclusive supply of goods. Therefore, in case a person in supplying goods but also earns a nominal amount of service income, whether taxable or not, such as commission income or interest income, say from bank, which is exempt, then he shall be liable to take registration above rupees 20 lakh and not rupees 40 lakh. So kindly keep it remember कि अगर आपका कुछ भी पोर्शन सर्विसेज का या से इंटरेस्ट का या किसी और ऐसी चीज का आ गया तो आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख नहीं होगी, आपकी लिमिट मानी जाएगी 20 लाख रुपया. सो काइंडली कीप इट रिमेंबर कि ऐसे केस में आपकी जो लिमिट मानी जाएगी वो 20 लाख रुपया ही मानी जाएगी. सो काइंडली कीप इट रिमेंबर. बैक टू द वर्क, वापस अपने सेक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं. जो चेंज आई है
लिमिटेड टाइम में जितनी बताई जा सकती है उतनी बता दी गई है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 22 का सब सेक्शन 2। एवरी पर्सन who on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under the existing law shall be liable to be registered under this act with effect from the appointed day. Appointed day की provisional transitional provision थी 1 जुलाई 2017 को जब ये एक्ट लागू हुआ था, तो उस दिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग एक्ट में अपना कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होल्ड करते थे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था। ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन लेनी कंपलसरी थी, बट क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रांजिशनल प्रोविजन थी इसलिए अब उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। Section 22 subsection 3 where a business carried on by a taxable person registered under this act is transferred whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or the successor as the case may be shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession. अगर एक टैक्सेबल पर्सन जो कि इस एक्ट में रजिस्टर्ड है उसका बिजनेस किसी को ट्रांसफर होता है, चाहे वो ट्रांसफर होता है ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन मतलब उसकी डेथ के बाद या अदरवाइज एज ए गोइंग कंसर्न, तो जो ट्रांसफरी है या जो सक्सेसर है वो लायबल होगा टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड with effect from the date of such transfer or succession. Subsection 4, notwithstanding anything contained in subsection 1 and subsection 3, in a case of transfer pursuant to a sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation or as the case may be demerger of two or more companies pursuant to an order of high court, tribunal or otherwise, the transferee shall be liable to be registered with effect from the date on which the registrar of companies issues a certificate of incorporation giving effect to such order of the high court or tribunal. तो अगर बाई चांस कोई किसी तरीके का अरेंजमेंट फॉर अमलगामेशन है या फिर बाई चांस कोई डीमर्जर के कारण नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है pursuant to an order of high court or tribunal or otherwise, तो वो भी liable to get themselves registered होंगे with effect from the date on which the ROC issues a certificate of incorporation giving effect to such order of the high court or tribunal. तो अगर ऐसे कोई ऑर्डर के कारण कोई नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है तो जैसे ही उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा दैट company shall be required to get itself registered under GST Act. आइए एक दो एक्सप्लेनेशंस पढ़ लेते हैं। इस सेक्शन की जो एक दो एक्सप्लेनेशंस हैं आइए उनको रीड कर लेते हैं ताकि ये सेक्शन हमारा खत्म हो जाए। The expression aggregate turnover shall include all supplies made by the taxable person whether on his own account or made on behalf of his principal. तो जब aggregate turnover को देखा जाएगा it include all supplies. All supplies का मतलब zero rated, exempt, taxable or whatever. Whether on his own account or made on behalf of his principal. चाहे वो खुद के अकाउंट पे की गई हैं चाहे अपने प्रिंसिपल के अकाउंट पे की गई हैं। यहाँ प्रिंसिपल के अकाउंट पे की गई जो सप्लाईज हैं वो सिर्फ वही गिनी जाएंगी जो C&F एजेंट्स की तरफ से की गई, जो उनके C&F एजेंट्स की तरफ से की गई हैं। यहाँ पे ये जॉब वर्क वाले को एजेंट नहीं मानते। अगले एक्सप्लेनेशन में इस चीज को क्लियर कर भी दिया गया है। The supply of goods after completion of job work by a registered job work shall be treated as the supply of goods by the principal. सपोज कीजिए जॉब वर्कर ने कोई काम कर दिया अपने प्रिंसिपल के कहने पे और उसके बाद जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस से सप्लाई चली गई है किसी और बंदे को एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, तो क्लियर कर दिया गया है कि ये सप्लाई जॉब वर्कर की सप्लाई नहीं मानी जाएगी, ये सप्लाई प्रिंसिपल की ही सप्लाई मानी जाएगी। जबकि इसके ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन में क्या क्लियर किया गया था कि अगर कोई C&F एजेंट है और वो प्रिंसिपल के कहने पे आगे किसी को सप्लाई देता है तो वो C&F एजेंट की सप्लाई में काउंट होगा। सो काइंडली कीप इट रिमेंबर
that the supply made by a registered job worker on behalf of the principal is not to be considered as the supply of the registered job worker, rather it will be considered as the supply of the principal himself. Referred to in section 143, and the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker. Last explanation, the expression special category states shall mean the states as specified in subclause G of clause 4 of article 279A of the constitution. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वो होंगी जो मेंशन्ड हैं आर्टिकल 279A में क्लॉज 4 में सब क्लॉज जी, तो उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना। तो यहाँ आकर एक सेक्शन कवर हो गया 22, जिससे हमें ये पता लग गया कि कौन कौन लोग हैं who are liable to get themselves registered under GST Act. Thank you very much for listening. Keep watching. Thank you.